नमस्कार, अनएडिटेड के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ईशा भंडारी और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण शर्मा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं और उसको देख करके पिक्चर बिल्कुल साफ है कि तमिलनाडु में आखिर किसकी लहर है। ये डीएमके एआईएडीएमके की नहीं बल्कि टीवीके की लहर है और थलापति विजय की लहर है। और हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि सरकार बनाने के आंकड़ा जो है वो 118 है और टीवीके को और 10 सीटों की ज़रूरत है यहाँ पर। तो इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या कांग्रेस अपने पुराने साथी डीएमके को छोड़कर नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रही है? क्या राहुल गांधी एमके स्टालिन को धोखा देंगे? वरुण, आपको क्या लगता है इस बारे में? शुक्रिया ईशा, बहुत बहुत आपका। आपने जो ये सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी तमिलनाडु में विजय के लिए, विजय की जो टीवीके की जीत हुई है, विजय की नई पार्टी के लिए, विजय के लिए, नए दोस्त के लिए अपने पुराने दोस्त एमके स्टालिन को धोखा देंगे, तो उसका जवाब अभी आ ही गया है। अभी बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस पार्टी ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि वह कुछ कंडीशंस के साथ विजय की पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। उन्होंने विजय की पार्टी को समर्थन का ऐलान कर दिया है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि अब तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस विजय के साथ है, स्टालिन के साथ नहीं। तो एक तरीके से अगर ये सीधा सवाल है तो इसका सीधा जवाब है हाँ, बिल्कुल राहुल गांधी ने फिलहाल स्टालिन को छोड़ दिया है और विजय का हाथ थाम लिया है तमिलनाडु के अंदर। जहाँ तक आपने बात की कांग्रेस और डीएमके की, तो इन दोनों दलों की जो हिस्ट्री है, जो पास्ट हिस्ट्री है, उसको भी जानने की बहुत ज़रूरत है कि किस तरीके से कांग्रेस और डीएमके एक दूसरे के साथ सालों से सत्ता में भागीदार रहे। जब सत्ता नहीं थी तब भी दोनों ने अपना गठबंधन नहीं तोड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव को छोड़कर लगातार 2004 से अब तक दोनों पार्टीज आपस में जिसे कहते हैं गठबंधन में रही हैं। और देखिए, कांग्रेस और डीएमके का अलग होना ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए भी लगभग 2 दशक के बाद एक नया प्रयोग होगा। जहाँ तक विजय की बात है, विजय की तो बिल्कुल नई पार्टी है। अभी जिस तरीके के नतीजे आए हैं उससे ये साफ हो गया है और हम उन नतीजों के बारे में आगे चर्चा भी करेंगे कि तमिलनाडु की जनता का जो मत है वो इस समय विजय के साथ है। और कांग्रेस के जो 5 सदस्य जीत कर आए हैं, अब कल से तो देखिए खेल शुरू भी हो गया है। जब से चुनाव के नतीजे आए हैं कांग्रेस और डीएमके एक तरीके से आमने सामने आ ही गए हैं। जैसे कांग्रेस ने बताया कि विजय ने उनको ये रिक्वेस्ट की है कि कांग्रेस पार्टी विजय और टीवीके को समर्थन दें तमिलनाडु में नई सरकार बनाने के लिए। उसके बाद से डीएमके और जो कांग्रेस है उन दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई थी। कल डीएमके के प्रवक्ता ने भी, स्पोक्स पर्सन ने भी मीडिया के सामने आकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैक स्टैबर ये एक दर्जा दे ही दिया है। बैक स्टैबिंग की बात की है, गद्दार कह दिया है। और आज सुबह कल केसी वेणुगोपाल ने रात को जब ये बोला कि तमिलनाडु कांग्रेस को ये अधिकार दिए गए हैं कि वो डिसाइड करें कम्युनल फोर्सेस को रोकने के लिए कि विजय को समर्थन देना है या नहीं देना है, उसके बाद लगभग ये तय हो गया था कि आज कांग्रेस विजय को समर्थन का ऐलान कर देगी जी। और विजय को समर्थन का ऐलान कर दिया है। और कुछ कंडीशंस भी रखी कुछ कंडीशंस, देखिए उनकी कंडीशंस वही हैं जो उन्होंने जिक्र किया कि कम्युनल फोर्सेस के साथ किसी भी तरीके से विजय हाथ नहीं मिलाएंगे। और यहाँ पे कम्युनल फोर्सेस का मतलब कांग्रेस के लिए सिर्फ एक ही पार्टी रहती है, भारतीय जनता पार्टी। अब मुझे समझ नहीं आता कि जिस पार्टी का एक विधायक चुनकर आया है तमिलनाडु के अंदर, वो किस तरीके से तमिलनाडु की सत्ता को हासिल कर लेगी। भाजपा का सिर्फ एक विधायक इस बार जो उडगमंडलम जो ऊटी है वहाँ से जीत के आया है। लेकिन चलिए, ये तो कहने का एक नैरेटिव सेट करने की बात होती है। वो उन्होंने उसको बोल्ड में, जो एआईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की है उसको बोल्ड में लिखा है, कम्युनल फोर्सेस की वाली जो लाइन है उसको। तो अब कांग्रेस के ये जो 5 विधायक हैं, डीएमके का सीधा सीधा कहना है कि ये 5 विधायक हमारे समर्थन से जीत कर आए हैं, वरना कांग्रेस की इतनी औकात नहीं थी कि वो अपना खाता भी तमिलनाडु के अंदर खोल ले।
और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाई कांग्रेस के वोटर्स ने भी डीएमके को सपोर्ट किया है, तो डीएमके के जो 59 जीत के आए हैं उसमें कांग्रेस का भी हाथ है, कांग्रेस के सपोर्ट का भी हाथ है, कांग्रेस के वोटर्स का भी हाथ है। तो जिसे कहते हैं कि अब तो लड़ाई खुलेआम होगी इन दोनों के बीच में। और अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस ने आगे क्या सोचा है, क्योंकि देखिए डीएमके के 22 लोकसभा सदस्य हैं इस समय। 2024 के लोकसभा चुनाव में 39 की 39 जो लोकसभा की सीटें थी तमिलनाडु में, वो इंडिया ब्लॉक ने जीती थी। जो नया जो ब्लॉक उस समय बना था, जो अलायंस बनाया था सब लोगों ने मिलके। हालांकि जो तमिलनाडु का जो मूल रूप था वो हमेशा से जो डीएमके कांग्रेस साथ में रहे हैं वो रहा, और उन्होंने उस बार भी मिलकर चुनाव लड़ा था। उसमें बहुत छोटी पार्टियां और भी शामिल हैं, चाहे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हो, चाहे वीसीके हो, चाहे एमएनएम हो, या लेफ्ट पार्टीज़ हो। एमडीएमके भी थी वाइको की शामिल 2024 के चुनाव में, जो जिन्होंने इस बार भी चुनाव लड़ा। इस बार का एडिशन सिर्फ डीएमडीके था। डीएमडीके ने भी इस बार 10 सीटों पे चुनाव लड़ा था डीएमके कांग्रेस गठबंधन के साथ। बहुत करारी हार हुई है सबकी। तो अगर उसको देखा जाए तो क्या कांग्रेस इस समय तैयार है? 22 लोकसभा सदस्य यानी जो डीएमके के हैं, इस गठबंधन के बाद जो ये नया समर्थन कांग्रेस ने दिया है नई सरकार को, विजय को, टीवीके को, उसके बाद तो जो ये एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि अब डीएमके इंडिया ब्लॉक का पार्ट कहीं पे भी रहने वाला है। दूसरा, राज्यसभा में भी डीएमके के 8 सदस्य हैं, तो 30 संसद सदस्यों की बलि चढ़ाने की तैयारी में है कांग्रेस। और देखिए विजय को तो अभी कहीं और से लोकसभा का तो चुनाव अब 2029 में है, तो 3 साल तक तो लोकसभा का यही कंपोजिशन रहने वाला है। दूसरी बात यह है कि राज्यसभा के अंदर भी अब जो नेक्स्ट साइकिल आएगी, जो तमिलनाडु के अंदर जो 6 सीटें खाली होंगी राज्यसभा की, वो मई जून 2028 में खाली होंगी, तो अभी उसमें भी 2 साल है। तो कांग्रेस अब कौन सा गेम देख रही है, इस बात को सोचने की बात है। क्या हो सकता है? जहाँ तक कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों का सवाल है, जैसा कि मैंने जिक्र किया, 2004 से 2014 को छोड़कर 2004 से लगातार दोनों पार्टियां अलायंस में हैं। सबसे पहले जो डीएमके और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हुआ था वो 1971 में हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस स्प्लिट की थी 1969 में। और 1971 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तब डीएमके ने कांग्रेस को, इंदिरा गांधी के जो कांग्रेस थी उसको 9 सीटें लड़ने को दी थी, और सभी 9 सीटों पे कांग्रेस चुनाव जीती थी। बड़ा अनयूजुअल अरेंजमेंट था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट नहीं उतारा था। तो मतलब एक जिसे कहते हैं कि पूरी की पूरी जो डीएमके को खुला मैदान दे दिया था, और इंदिरा गांधी ने कोई अपना प्रत्याशी वहाँ नहीं उतारा था, और डीएमके वो चुनाव जीती थी। और देखिए ये डीएमके का जो सफ़र शुरू हुआ है, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी 1967 तक तमिलनाडु में सत्ता में रही, भक्तवत्सलम कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए, और अब 59-60 लगभग 6 दशकों से 1967 से सत्ता जो है कहीं ना कहीं डीएमके और एआईडीएमके के बीच में ही झूलती रही है। तो ये पहली बार है 59-60 साल के बाद कि इन दोनों के अलावा भी कोई सत्ता में आने का दावा कर रहा है। आ ही गया है, अब तो बनेंगे ही मुख्यमंत्री। कल शायद शपथ ग्रहण भी है, मेरे ख्याल से 3:30 बजे राजभवन वो जाएंगे, और जो शायद अब लोक भवन हो गया है वो यहाँ जाएंगे और दावा प्रस्तुत करेंगे सरकार बनाने का। क्या वो किस तरीके से सरकार बनाएंगे उस पर आगे चर्चा करेंगे। मैं एक बस लाइन ये और बोल देता हूँ उनके बारे में कि उसके बाद फिर 1977 में इन दोनों पार्टियों के बीच में खटपट हुई। कांग्रेस ने एमजीआर के साथ गठबंधन किया 1980 में, लेकिन फिर ये लोग साथ में आए। 1980 में बहुत अनयूजुअल फिर से एक घटना हुई। 1980 के जनवरी में जो लोकसभा के चुनाव हुए तमिलनाडु में, वहाँ कांग्रेस डीएमके अलायंस ने स्वीप किया जी। और जिसे कहते हैं 37 सीटें जीती 39 में से। लेकिन जब मई 1980 में चुनाव हुआ और विधानसभा का चुनाव इन दोनों ने फिर से मिलकर साथ लड़ा, एमजीआर की स्वीप हो गई वहाँ पे। एमजीआर ने इनको हरा दिया जी। और ये बड़ी करारी हार हुई थी वहाँ पे।
उसके बाद से 2004 में जाकर इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया और 2004 में क्लीन स्वीप, एआईडीएमके का बीजेपी से गठबंधन था। 2004 में क्लीन स्वीप डीएमके और कांग्रेस अलायंस ने की, 39 में से 39 सीटें जीती। 2009 के लोकसभा, और देखिए उनका वोट प्रतिशत भी 57.40% रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें घटी, 39 में से 27, लेकिन वोट प्रतिशत 42.53% रहा। 2014 में, जैसा मैं कह रहा था, इन दोनों के बीच में अलगाव हुआ, दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और दोनों को 0 सीटें आई। जयललिता के नेतृत्व वाला एआईडीएमके ने सुपड़ा साफ कर दिया दोनों का। 37 सीटें जयललिता की पार्टी ने जीती, एआईडीएमके ने जीती, और इन दोनों पार्टियों को अलग अलग चुनाव लड़ने का बहुत नुकसान हुआ, दोनों का खाता भी नहीं खुल पाया। उस समय डीएमके ने आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ, और जो अन्य छोटी पार्टियां थी जैसे एमएमके, वीसीके और पुथिया तमिलगम, इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और वोट प्रतिशत बहुत कम हो गया था। कांग्रेस का 4.37% वोट उस समय आया और डीएमके अलायंस का 27% से कुछ ज़्यादा। उस समय जो बाकी की जो बची 2 सीटें थी वो एनडीए ने जीती। एनडीए ने 18% से ज़्यादा वोट हासिल किए और कई सीटों पे डीएमके को तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया था। एक सीट पे बीजेपी जीती और एक सीट पे पीएमके जीती, जो दोनों एनडीए के पार्टनर थे। और यही वही समय था जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 2019 और 2024 में कंप्लीट स्वीप इस अलायंस ने किया है। 2019 में केवल एक सीट छोड़कर 38 सीटों पे जीत दर्ज की और फिर 50% से ज़्यादा वोट हासिल किए, और 2024 में फिर 39 सीटें जीती और 47% वोट हासिल किए, जिसके जैसा कि मैंने बताया डीएमके को 22 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी पिछली बार लोकसभा में। अब ये विधानसभा के चुनाव की जहाँ तक बात है, विधानसभा के चुनावों में भी 2006 वो पहला विधानसभा चुनाव था जहाँ पे कांग्रेस और डीएमके ने चुनाव साथ में लड़ा 1980 के बाद। जी। 2001 में और जहाँ तक ये कम्युनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने जो ये बोला कि कम्युनल फोर्सेस की, मैं आपको इतिहास में ले जाकर ये भी बताना चाहता हूँ कि डीएमके भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है। 1998 में जयललिता के साथ जाकर भाजपा ने 30 सीटें जीती लोकसभा में, 39 की एनडीए ने। 1999 में जब एक वोट से जयललिता ने सरकार गिराई, तब डीएमके के साथ भाजपा का अलायंस हुआ। 1999 में लोकसभा का चुनाव इस अलायंस ने साथ मिलकर लड़ा और जीता भी, 26 सीटें तब मिली थी। और 2001 के विधानसभा चुनाव में भी डीएमके और भाजपा साथ में थे। हालांकि वो चुनाव एनडीए हार गया, डीएमके भाजपा गठबंधन हार गए, डीएमके को सिर्फ 31 और भाजपा को 4 सीटें मिली। लेकिन इतिहास रहा है, दोनों पार्टियों ने एक लोकसभा और एक विधानसभा का चुनाव साथ में लड़ा है। उस कांग्रेस ने उस डीएमके के साथ 2004 में अलायंस की। उसके बाद 2006, 2011, 2016, 2021 और अब 2026 लगातार 5 विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने डीएमके के साथ मिलकर लड़े हैं। 2011 में हार हुई, 2016 में हार हुई और अब 2026 में हार हुई। लेकिन 2006 और 2021 में सरकार बनाने में कामयाब रहे। 2006 में डीएमके को कुल 96 सीटें आई और कांग्रेस के समर्थन से, जो कांग्रेस के 34 सीटें आई थी, उससे सरकार बनाई। लेकिन कांग्रेस को सत्ता में शामिल नहीं किया, भागीदारी नहीं दी, कैबिनेट में कोई पद नहीं दिया। और ऐसा ही स्टैलिन ने, जो करुणानिधि के पुत्र थे, उन्होंने 2021 में किया। कांग्रेस को 25 सीटें दी, कांग्रेस ने 18 सीटें जीती, लेकिन कैबिनेट में कोई स्थान नहीं दिया। अब 26 में कांग्रेस ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ 5 सीटें जीत के आई। तो ये इन पार्टियों का मैंने आपको कुछ इतिहास बताया है, किस तरीके से डीएमके और कांग्रेस के रिश्ते रहे हैं। और अब डीएमके को छोड़कर कांग्रेस अगर ये सोच रही है कि अब डीएमके एक डूबता हुआ जहाज़ है और विजय एक राइजिंग स्टार हैं, तो देखिए राजनीति में तो कुछ भी संभव है। राजनीति में ये करना कितना ज़रूरी है, कब अपने साथी को धोखा देना पड़ जाए,
और टीवीके का कभी क्रिटिसिज्म राहुल गांधी ने खुल के कभी इलेक्शन से पहले नहीं किया, और इनफैक्ट जो उनकी मूवी का राव चल रहा था उसमें भी सपोर्ट कहीं ना कहीं राहुल गांधी देखिए देते हुए बिल्कुल दिखे। चुनाव से पहले ये बात भी हुई थी कि क्या इस तरीके के फीलर्स भी और कई कांग्रेस के नेताओं ने उस समय ये प्रेशर टैक्टिक्स माना गया कि डीएमके से ज़्यादा विधानसभा की सीटें कांग्रेस हासिल करना चाहती है, इसलिए ये प्रेशर टैक्टिक्स है। कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने, तमिलनाडु के नेताओं ने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी को, या संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी को इस बार डीएमके के साथ नहीं बल्कि विजय की टीवीके के साथ गठबंधन करना चाहिए। और मीडिया में इस तरीके की खबरें भी हुई कि टीवीके और राहुल गांधी, मतलब विजय और राहुल गांधी के बीच में इसको लेकर बात भी हुई है। लेकिन फिर कांग्रेस, मुझे लगता है 3 सीटें ज़्यादा पाकर 25 से 28 सीटें मिल गई लड़ने के लिए, लगता है खुश हो गई। और विजय से वो बात जो है, जिसे कहते हैं कि वो परवान नहीं चढ़ पाया, वो जो भी इनके बीच में अगर बात हुई थी तो। और ये बात आपने बिल्कुल सही की कि विजय और राहुल गांधी के बीच में कभी कोई तनातनी नहीं हुई है। दोनों के बीच में शुरू से अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अच्छे रिश्ते तो राहुल गांधी के स्टैलिन के साथ भी रहे हैं। और देखिए, स्टैलिन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि पब्लिकली राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया। जब राहुल गांधी घिरा हुआ महसूस कर रहे थे विपक्ष के अंदर ही, अब तो खैर ममता बनर्जी हार गई, लेकिन ममता बनर्जी बहुत बड़ा नाम थी इंडिया ब्लॉक के अंदर कि वो भी एक तरीके से दावेदार थी प्रधानमंत्री पद की। उस दौरान अखिलेश यादव का भी नाम लिया जाता रहा। उस दौरान साफ तौर पर खुले, जिसे कहते हैं रैली के अंदर, स्टैलिन ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया था। अब मुझे लगता है ये दोस्ती में दरार आ गई है, एक नया दोस्त आ गया है और नई दोस्ती के लिए पुरानी दोस्ती को भूलने का टाइम आ गया है। तो ये जो रिश्ते हैं, ये इनमें खटास अब आती दिख रही है। तो वरुण, अगर राहुल गांधी रुख मोड़ रहे हैं टीवीके की तरफ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जितनी सीटें मांगी उतनी उनको नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो अगर राहुल गांधी इस समय रुख मोड़ते हैं टीवीके की तरफ तो उनका जायज़ होगा इस समय, ये कहना। देखिए राजनीति में कब क्या जायज़ हो जाए कहना बहुत मुश्किल है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का भी अलायंस टूट गया था लोकसभा चुनाव के बाद। वो दोनों साथ आए विधानसभा चुनाव में डीएमके का मुकाबला, कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए। अब देखिए, जब राजनीति में फ़ायदा देखा जाता है, सीधी सी बात है, नफ़ा नुकसान की पूरी बात होती है। अब डीएमके अगले 5 साल तक तो सत्ता में नहीं रहने वाली है तमिलनाडु में, और विजय ऐसा लग नहीं रहा कि अब 5 साल तक सत्ता नहीं चला पाएंगे। जिस तरीके का वर्डिक्ट आया है, उस तरीके के वर्डिक्ट में विजय को भी जनता ने मेजॉरिटी से थोड़ी कम सीटें दी हैं। तो अब इसी विधानसभा के अंदर से विजय को अपना बहुमत हासिल करना होगा। तो जहाँ तक बात है राहुल गांधी की नाराज़गी की डीएमके के साथ, देखिए डीएमके ने एक तो कैबिनेट में कोई पद नहीं दिया। बिल्कुल। उसके बाद से जब ये बात पूछी गई कि अगर डीएमके अब वापस भी आती है तो क्या कांग्रेस को इस बार कोई पद मिलेगा, खुलकर ये बोला गया कि डीएमके कोई पद नहीं देगी, जैसा रहा है वैसा ही चलेगा। 2006 में भी जब डीएमके के पास पूर्ण बहुमत नहीं था, 96 सीटें आई थी और कांग्रेस की 34 सीटों पे आश्रित थी, तब भी कांग्रेस को कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डीएमके के पास और जगहों से बहुमत था। पीएमके भी उस समय साथ में थी और उसने 18 सीटें जीती थी। तो इस बार भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डीएमके के खुद ही 133 उनके सिंबल पर जीत कर आए थे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत सालों से सत्ता की दौड़ से बाहर है। मैंने जैसे बताया 59 साल से तो कोई मुख्यमंत्री ही नहीं बना जी। और सरकार में भी नहीं रहे। तो बिल्कुल ये जो डिमांड थी कांग्रेस के लोगों की, वो बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लगी होगी। और कहीं ना कहीं विजय के साथ जब कोई खटास भी नहीं है तो कांग्रेस को लग रहा है कि शायद 2029 का जो लोकसभा चुनाव है वो विजय के साथ लड़ने में ही फ़ायदा है। जी बिल्कुल। हम बात करते हैं अब टीवीके की जीत की। रीजन वाइज डेटा अगर हम देखें तो किस तरीके से टीवीके उभर करके आई है इस बार इलेक्शन में एकदम नया चेहरा बनके। देखिए टीवीके का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रही थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लगभग 35% वोट टीवीके को मिले हैं और 1,72,00,000 से ज़्यादा
टीवी के अपने सिंबल पर लड़कर बिल्कुल। आई है, ये बहुत बड़ी जीत एक तरीके से होगी और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बना दिया है। तमिलनाडु का ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट बनाने की कोशिशें तमिलनाडु के अंदर बहुत पहले से हुई हैं, लेकिन कोई इस तरीके से सफल नहीं हो पाया। जैसा मैंने कहा 59 साल से डीएमके और एआईडीएमके का ही जो द्रविडियन पॉलिटिक्स चल रही थी, उसमें विजय ने अपना एक एंगल कहीं ना कहीं दिया है, इसको अपना टच देने की कोशिश की है। इससे पहले बहुत विजय के ऊपर आरोप लगे कि उनकी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो क्या आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनका क्या विचार है कई महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर, उसको लेकर भी बहुत मीडिया के अंदर बज़ रहा। डीएमके और एआईडीएमके दोनों ने सवाल भी पूछे, उसका जवाब मुझे लगता है जनता ने दे दिया है। बिल्कुल। देखिए डीएमके को इस बार खुद अपने दम पर 1 करोड़ 19 लाख से कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं, एआईडीएमके को 1 करोड़ 4 लाख से ज़्यादा या 1 करोड़ 5 लाख के आसपास वोट मिले हैं। डीएमके का जो वोट प्रतिशत रहा है वो 24% के आसपास रहा है, जबकि एआईडीएमके का जो मत प्रतिशत रहा है वो 21% के आसपास रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दोनों पार्टीज का जो वोट प्रतिशत है वो 45% पर आ गया है। मतलब जो मेन द्रविडियन पार्टीज है उनका मत प्रतिशत गिरकर 50% से गिरकर 45% पे आ गया है। और दोनों अलायंसेस की अगर बात करें तो लगभग 31 से 32% के बीच में डीएमके अलायंस रहा है और 27 साढ़े 27% का वोट एआईडीएमके यानी एनडीए अलायंस को मिला है और 4% वोट सीमन लेकर आए हैं। तो जो एनटीके पार्टी चलाते हैं तो उनको भी 19-20 लाख के करीब वोट मिले हैं। तो ये एक तरीके से मुझे तो लगता है कि जो फेंस सिटर्स भी थे जिन्होंने कि ये नहीं सोचा था कि विजय आ सकते हैं, अब कहीं ना कहीं अगर विजय ने सरकार बना ली तो वो फेंस सिटर्स भी अगले चुनाव में सोच रहे होंगे कि क्यों ना हम विजय को अब वोट दें। और अगर विजय अच्छा काम कर जाते हैं, अपने प्रॉमिसेस जो उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए उन पे खरे उतर जाते हैं कुछ हद तक भी, तो ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में विजय कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी भी शायद अब वही सोच रहे हैं कि अगर 29 में मोदी को चौथी बार सत्ता में आने से रोकना है तो विजय महत्वपूर्ण साबित होंगे, ना कि स्टालिन। और देखिए ये कांग्रेस और डीएमके के बीच में जो ये तनातनी है, ये इनके बीच में एक पुराना इतिहास, मैंने जैसे कि कहा, देखिए कांग्रेस ने तो सरकार ही जब जैन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी, जब सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो कांग्रेस ने तो सरकार ही आई के गुजराल की डीएमके की वजह से गिराई थी, जब यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा थी डीएमके। जब ऐसा इंडिकेशन, जब जैन कमीशन की रिपोर्ट लीक हो गई थी मीडिया के अंदर, ये बोला गया था कि डीएमके और डीएमके के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं एलटीटी और वेलुपल्ली प्रभाकरन उनके समर्थक रहे। कहीं ना कहीं उन्होंने राजीव गांधी का जो हत्याकांड हुआ था 1991 में, कहीं ना कहीं डीएमके ने लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया था। तो इस बात को देखते हुए तो सरकार गिरा दी थी कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा कुमार गुजराल की। ये तो सोनिया गांधी के आने के बाद इनके बीच में रिश्ते सुधरे और अटल बिहारी वाजपेयी को छोड़कर डीएमके, जो अटल बिहारी वाजपेयी को जो धोखा दिया था, जो डिच किया था डीएमके ने 2004 के लोकसभा चुनाव से पहले, आई थिंक मुझे लगता है उदयनिधि स्टैलिन नहीं मानते हैं, कर्मा के अंदर सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। सनातन के बारे में जो कहा, सनातन धर्म में तो ये है, होता ही है कि कर्म का तो जो है फल मिलना ही है। तो डीएमके ने जो धोखा अटल बिहारी वाजपेयी को 2004 में दिया था चुनाव से ठीक पहले, कर्म जो है अपना असर दिखा रहा है। वही धोखा आज राहुल गांधी ने स्टैलिन को दे दिया है। जी बिल्कुल। वरुण, हमने बात की कैसे इस बार टीवीके ने अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ पोल प्रोमिसेस किए थे, तो उन पोल प्रोमिसेस की अगर बात करें, क्योंकि वो बहुत अहम और अलग थे, हटकर थे, तो कैसे आप देख रहे हैं वो 10 प्रोमिसेस जो टीवीके ने किए अपनी घोषणाओं में? देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोमिसेस उन्होंने किए थे और अब तो उसका इनको समर्थन भी मिल गया है, खासतौर पे जो गोल्ड से रिलेटेड, जो सोने से रिलेटेड जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे। एक तो उन्होंने 8 ग्राम का जो वादा किया था गोल्ड देने का, और सिल्क साड़ी मैरिज के वक्त, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव परिणाम के नतीजे जो दिखा रहे हैं, वो दिख रहा है कि जो चुनाव में दिख रहा है
कि जिन भी परिवारों की 5 लाख से कम आय होगी एनुअल इनकम, उनके लड़कियों को जब उनकी शादी होगी, बेटियों की जब शादी होगी, तो 8 ग्राम गोल्ड और सिल्क साड़ी उनको दी जाएगी। इसके अलावा विजय ने एक थाई मम्मम गोल्ड रिंग स्कीम, जी ये थाई मम्मन गोल्ड रिंग स्कीम भी लॉन्च की थी, मतलब वादा किया था कि जब भी कोई नया बच्चा पैदा होगा, किसी भी घर में आएगा, तो ये बेबी वेलकम किट के तौर पे ये गोल्ड रिंग दी जाएगी। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके वादों में से था। इसके अलावा जो देखते हैं कि 2500 की 2500 की जो मंथली फाइनेंशियल एड थी विमेन को अंडर 60, वो बहुत महत्वपूर्ण था। 4000 रुपये जो उन्होंने अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए अनाउंस किए, 2500 डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड का वादा किया था। 5 लाख नई सरकारी जॉब्स का जो वादा किया था, और 5 लाख स्टाइपेंडरी इंटर्नशिप्स का जो वादा किया था वो भी था। इसके अलावा इंटरेस्ट फ्री कोलेट्रल फ्री लोन्स अप टू 20 लाख, ये भी बहुत महत्वपूर्ण वादा था। 6 फ्री LPG सिलेंडर्स एवरी फैमिली के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस समय ये वादा है जो दौर चल रहा है। और इसके अलावा स्टेट बैक्ड कवरेज था, जो हेल्थ इंश्योरेंस था 25 लाख पर फैमिली का, ये भी बहुत महत्वपूर्ण था। और देखिए चुनाव परिणाम में इन वादों का असर खास तौर पे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से अगर आप चुनाव परिणामों को देखें, अगर रीजन वाइज अगर आप देखें, तो ये चुनाव परिणामों में इन वादों का बहुत असर देखने को मिल रहा है। देखिए DMK और AIADMK अलायंस तो जो तमिलनाडु में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 11 पे तो DMK अलायंस का खाता नहीं खुला है डिस्ट्रिक्ट्स में, और 11 पे AIADMK अलायंस का खाता नहीं खुला है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो ये तो बहुत, देखिए DMK अलायंस तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, रानीपेट, वेल्लोर, धर्मपुरी, सलेम, नमक्कल, इरोड, शिवगंगा और अरियालूर, इन डिस्ट्रिक्ट में खाता नहीं खोल पाई है। AIADMK अलायंस जो BJP और PMK जो शामिल है, AMK शामिल है, वो चेन्नई, कांचीपुरम, मयिलादुथुरई, थंजावुर, पेरम्बलूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, मदुरई, तेनी, विरुदुनगर और थुडुकोटी, इन जगहों पे थुडुकोटी में नहीं अपना अकाउंट ओपन कर पाई है। और दोनों ही अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो शिवगंगा और कांचीपुरम में दोनों फ्रंट अपना अकाउंट नहीं खोल पाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए विजय की पार्टी ने जो 108 सीटें हासिल की है, सबसे ज़्यादा 20 सीटें चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में हासिल की है। 22 में से 20 यानी अर्बन वोटर्स का खूब भरकर सपोर्ट मिला है, स्वीप किया है वहाँ पे चेन्नई में। कांचीपुरम में सभी 3 सीटें, इसके अलावा तिरुवल्लूर में 6 में से 5, वेल्लोर में 5 में से 4, नमक्कल में 6 में से 5, तिरुचिरापल्ली में 9 में से 6, मदुरई में 8 सीटें 10 में से विजय की पार्टी ने हासिल की है। इसके अलावा तिरुनलवेली, विरुदुनगर, शिवगंगा, कोयम्बटूर, तिरुपुर, इरोड, रानीपेट और चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट्स में भी विजय की पार्टी को भारी या बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और जहाँ तक हम रीजन वाइज अगर बात करें, तो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स का जिक्र किया, अगर 4 रीजन्स में हम जो तमिलनाडु की राजनीति को देखते हैं, तो सारे के सारे जो पुराने दावे थे धरे के धरे रह गए। ठीक है, देखिए सेंट्रल तमिलनाडु में जो 46 सीटें आती हैं, DMK यहाँ पे फिर भी लीड पे रही, 24 सीटें लेकर आई है। AIADMK अलायंस को 10 मिली है, विजय की पार्टी को यहाँ 12 सीटें मिली हैं। तो यहाँ थोड़ा सा सेंट्रल तमिलनाडु में विजय की पार्टी कमजोर दिखती है। लेकिन अगर आप उत्तरी तमिलनाडु में देखें तो 69 सीटों में से 44 पे विजय की पार्टी ने कब्जा किया है। AIADMK अलायंस को 17 सीटें मिली हैं और 8 सीटों पे DMK अलायंस जीता है। ये 17 सीटें भी AIADMK अलायंस को नॉर्थ तमिलनाडु में PMK की वजह से मिली है, क्योंकि PMK का प्रभाव नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट में माना जाता है। इसके अलावा साउथ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी इस बारी AMMK की वजह से AIADMK को अलायंस को, वहाँ केवल 3 सीटें AIADMK को मिली है। पूरा टोटल कोलैप्स हो गया है। और TVK को 25 और DMK अलायंस को 23 मिली है। तो यहाँ पे भी TVK आगे रही है। और जो कोंगुनाडु, जो कि AIADMK अलायंस का गढ़ माना जाता था, वहाँ पर 68 में से AIADMK अलायंस को 24 और TVK वहाँ आगे हो गई है, उसको 27 सीटें मिली हैं। इसमें कोयम्बटूर भी आता है, मैंने जैसे बताया 8 सीटें मिली हैं 10 में से, जो पिछली बार 10 की 10 सीटें AIADMK अलायंस को मिली थी। यहाँ पे DMK अलायंस को 17 सीटें मिली हैं।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टीवीके ने पूरी की पूरी तमिलनाडु की राजनीति बदल दी। और वरुण, राजनीति बदल दी है, उसके साथ अब टीवीके के विजय के सामने एक प्लैटर है जिसमें AIADMK ने अपनी सब्जी रखी है, कांग्रेस ने अपनी सब्जी रखी है। अब विजय के हाथ में है, वो किसको चूज कर रहे हैं? तो आप 5 ऐसे ऑप्शंस बता दीजिए टीवीके के पास जो इस वक्त हैं अभी, क्योंकि AIADMK और कांग्रेस का तो हमको अभी पता है कि क्या। देखिए 4 या 5 तो अब ऑप्शंस की अगर बात कर सकते हैं तो देखिए पहला तो विजय के पास 108 सीटें आई हैं। अगर नंबर गेम को समझें तो इस 108 में से विजय ने 2 सीटें जीती हैं, तो पेरम्बूर की सीट और त्रिची ईस्ट की सीट। अब इसमें से एक सीट विजय को छोड़नी होगी जी। तो 107 आप इफेक्टिव स्ट्रेंथ मान के चलें टीवीके की इस समय। बिल्कुल। अब जो जीता जाएगा जब पाईपोल होगा, लेकिन अभी 107 इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अब कांग्रेस के 5 ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, अभी 112 तक पहुंचते हैं, 118 की मैजिक फिगर है। तो कांग्रेस के साथ तो समर्थन लेकर सरकार नहीं बनेगी। अब ज़रूर पहला ऑप्शन यही है कि डीएमके में अलायंस में से आपने कांग्रेस को तो अपने साथ ले आए, अब डीएमके अलायंस में से आप और किसको अपने साथ ला सकते हैं? तो देखिए लेफ्ट पार्टीज की सीपीआई और सीपीआईएम की 2-2 सीटें आई हैं। इसके अलावा वीसीके की भी 2 सीट आई है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की भी 2 सीट आई है, और डीएमडीके जो प्रेमलता विजयकांत की पार्टी है वो खुद ही जीती है, उनकी 1 सीट आई है। तो इन 9 विधायकों में से अब कितने विजय को सपोर्ट करेंगे ये देखना होगा। मेरे ख्याल से शायद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने एयर को थोड़ा सा क्लियर करा है, उन्होंने बोला है कि हम डीएमके के साथ ही रहेंगे। तो अब बाकी जो 7 सदस्य बचते हैं उनमें से कितने विजय के साथ आएंगे ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, अगर बात करें दूसरे ऑप्शन की, आज ही पीएमके के सभी 4 विधायक, पीएमके वो है जो AIADMK अलायंस के साथ था, बीजेपी के साथ, उन्होंने अनबुमनी रामदास की पार्टी है, ये उन्हीं का फैक्शन है, पिता जो उनके अलग पार्टी थी आर रामदास की पीएमके, उसको कोई सीट नहीं मिली। 4 विधायकों ने आज सुबह ही विजय से मुलाकात की है, जो हमारे खुद के सूत्र हमें बताते हैं। अब इन 4 का अगर समर्थन मिल जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण समर्थन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जैसा मैंने कहा समर्थन की दरकार रहेगी। कांग्रेस के 5 और पीएमके के 4 आने के बाद भी 116 पर पहुंचती दिख रही है जी। अब तीसरा ऑप्शन जैसा हमने सुनने को आया कि AIADMK के अंदर फूट हो सकती है। AIADMK के अंदर वेलुमणि जो कि बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और CV षणमुगम जो कि राज्यसभा के सदस्य इस समय, विधानसभा में कई बार रह चुके हैं, उनके साथ 30 से ज़्यादा विधायक हैं। मतलब AIADMK के 47 जीत के आए हैं इस बारी, और उनमें से 30 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो विजय के समर्थन के पक्ष में हैं। तो अभी एक खबर ऐसी भी आई है कि शायद AIADMK विजय को आउटसाइड सपोर्ट दे देगी जी। और EPS जो हैं पलानीस्वामी, वो बहुत अंडर प्रेशर हैं विजय को समर्थन देने के लिए। देखिए ये जयललिता जब जिंदा थी, जब वो AIADMK थी, तब ये नहीं देखा जाता था, कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि जयललिता प्रेशर में है AIADMK के अंदर से। बिल्कुल। तो ये बात साफ साबित होती है कि AIADMK के हाथ से जो EPS हैं, जो इडापड्डी पलानीस्वामी हैं, AIADMK उनके हाथ में अब नहीं है। उनके हाथ से सत्ता तो 2021 में चली गई थी, अब जो 26 के चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद पार्टी उनके हाथ से फिर से निकलती हुई मुझे दिख रही है। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मैं जैसे आखिरी ऑप्शन कह सकता हूँ, वो भी याद रखना चाहिए। 1991 में नरसिम्हा राव कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था, माइनॉरिटी की सरकार नरसिम्हा राव ने चलाई थी। कैसे चलाई थी और ये विजय कैसे चला सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई इस समय विजय को सरकार बनाने से रोकना चाहेगा तमिलनाडु में जिस तरीके के नतीजे आए हैं, क्योंकि मैंडेट साफ साफ दिख रहा है कि विजय को मिला है कहीं ना कहीं, और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरे, 35% वोट भी मिला है। तो क्या AIADMK अगर आउटसाइड सपोर्ट नहीं करती है, या और बाकी के दल जो DMK के साथ के दल भी हैं, क्या वो विश्वास मत के समय एब्सटेन हो सकते हैं, यानी कि वोट डालने ही ना आए? जब इस तरीके की बात होती है
तो पॉसिबिलिटी ऐसा जो होता है बहुमत का आंकड़ा कम हो जाता है। बहुमत का आंकड़ा उससे ही डिसाइड होता है जो भी मेंबर्स उस समय विधानसभा के अंदर मौजूद हो। तो अगर एआईडीएमके या डीएमके के स्मॉलर पार्टनर्स कांग्रेस के अलावा ये डिसाइड करते हैं कि हम एब्सटेन रहेंगे, तो बहुमत का आंकड़ा 118 से बहुत कम हो जाएगा। अगर मैं बात करूं कि लेफ्ट पार्टीज़ ने ये डिसाइड करा है कि हम एब्सटेन करेंगे, ठीक है, वीसीके ने डिसाइड किया कि हम एब्सटेन करेंगे, डीएमडीके ने डिसाइड किया कि हम एब्सटेन करेंगे, और कहीं ना कहीं आईयूएमएल ने भी डिसाइड किया कि हम एब्सटेन करेंगे, तो ये 9 अगर कम कर लिए जाएं तो 225 की इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। उस इफेक्टिव स्ट्रेंथ में 225 में बहुमत का आंकड़ा 113 होगा, और विजय कांग्रेस और पीएमके को मिलाकर आंकड़ा 116 बैठ रहा है। तो यानी इस हालात में विजय को बहुमत मिल सकता है। तो ये कुछ मैंने आपको ऑप्शंस बताए जो विजय के पास है। कांग्रेस का तो समर्थन मिल गया है, पीएमके की मिलने की उम्मीद लग रही है, कोई और छोटी पार्टी दे दे तो अच्छी बात है। लेफ्ट पार्टीज ने कहा है 8 तारीख को डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो लग रहा है कि विजय को, मुझे नहीं लगता कि बहुमत हासिल करने में कोई भी दिक्कत होगी। कुछ ना कुछ विजय के लिए जिसे कहते हैं जुगाड़ होने ही वाला है, बहुमत का आंकड़ा विजय हासिल कर ले। तो यही देखने वाली बात होगी कल की आखिरकार विजय बहुमत हासिल कैसे करते हैं। तब तक के लिए आप बने रहिएगा अनएडिटेड के साथ।